पढ़ लो रे बालक अभी तुम, है दिन कम बचा। पढ़ लो रे बालक अभी तुम, है दिन कम बचा। ये समय को ना गवाओ, पढ़ लो रे अब तो। बिहार पुलिस का जॉब लेना है ये ठान लो। तैयारी हम कराएंगे, बस तुम ये ठान लो। ओ सब्सक्राइब तुम करो। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस सामाजिक विज्ञान इतिहास का सेट 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पूछा जा रहा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है कृष्ण वर्मा, दूसरा है मैडम कामा, तीसरा है बीजी तिलक और चौथा है बीडी सावरकर। जल्दी कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इस सेट में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार बिहार पुलिस में वो पूछा जा सकता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो एग्जाम में उलझाता भी है और उसको आपको अच्छी तरह से सुलझाना भी है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है सर। सी होगा, डी होगा? चलिए बताते हैं। सी और डी में फंस रहा है ना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर यानी विनय दामोदर सावरकर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है? देखो भाई, हम लोग स्वाद का मतलब जीभ से चख के बताते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं, क्या होता है? मन होता है। मन चंगा तो सब बंगा। इस तरह का एक डायलॉग भी फेमस था, हमको उतना आता नहीं है। चलिए इधर बताइए, क्या ए नंबर अरविंद घोष होने जा रहे हैं, क्या महात्मा गांधी, क्या बाल गंगाधर तिलक, क्या स्वामी विवेकानंद? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन होता है। मन से ही हम स्वाद के बारे में बता सकते हैं कैसा है। जल्दी कमेंट करके बताइए तो किन्होंने कहा था। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी को, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से, महात्मा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? देखिए, भारतीय बिस्मार्क, बिस्मार्क कौन था पहले, ये अभी हम बताएंगे। उससे पहले आप जल्दी कमेंट करके बताइए तो वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर होगा, कि सुभाष चंद्र बोस, की भगत सिंह, की बाल गंगाधर तिलक? जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक? जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? हर एक प्रश्न को आपको ध्यान देना है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट आना शुरू हो गया है। जी हाँ, अब से कमेंट कर रहे हैं। भारतीय बिस्मार्क जब भी बोला जाए तो वो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अब बात हो जा रहा है कि बिस्मार्क किसे कहा जाता है। देखिए, जर्मनी का अगर आप नाम सुने होंगे तो जर्मनी में बिस्मार्क के बारे में आप पढ़े होंगे। तो बिस्मार्क जो थे वो जर्मन को एकीकृत करने का काम किए थे, पूरा जर्मनी को एकीकृत करने का काम किया था। तो उसी तरह का भारत को एकीकृत करना, भारत बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था, तो बहुत सारी रियासतों को एकीकृत करने का काम इन्हें मिला था, वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने बहुत ही बेखूबी से पूरे भारत की रियासतों को एक करने का काम किया था। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था। एकीकरण का मतलब जर्मनी भी तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था ना, तो सभी राज्यों को मिला दिया गया था। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, किन्हें वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो महात्मा गांधी, कि दादा भाई नौरोजी, कि बाल गंगाधर तिलक, कि मदन मोहन मालवीय? जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी।
महान वृद्ध पुरुष। अब बोलेगा सर महात्मा गांधी भी तो बुढ़ाते हैं, तो ये भी तो वृद्ध हो गए, दादा भाई नौरोजी भी तो वृद्ध है, बाल गंगाधर तिलक भी, तो अब देखिएगा भाई सब वृद्ध हैं यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे उत्तर देना है सही, जहाँ गलत मार दिए आपका एक अंक कट जाएगा। इसीलिए हर एक प्रश्न को बहुत ध्यानी से, बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, द ग्रेट ओल्ड मैन, यानी एक तरह से वृद्ध आदमी आप कह सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम एकत्रित करके लाए हैं। दादा भाई नौरोजी महान वृद्ध पुरुष जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ द कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया था। देखिए आंकड़ों का गणना करने का प्रयास सर्वप्रथम किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने रहनुमाई मजदायसन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और 1867-68 में अपनी रचना पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है और भारत को गरीब बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? चलिए ये प्रश्न का तो जवाब जल्दी से मारिए, एकदम खचाक से, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो भाई क्या होगा। चलिए सबका आंसर सही आ रहा है भाई, दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद, सोचिए ब्रिटिश संसद में जाके पहला सदस्य बन गया तो कौन था? अभी बताएं आपको। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, महात्मा गांधी यानी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? भाई महात्मा गांधी को देखो अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है, और कहा था किन्होंने? जल्दी बताइए तो। विंस्टन चर्चिल, कि लॉर्ड माउंटबेटन, कि लॉर्ड वेवल, कि लॉर्ड लिन लिथगो? जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है और बहुत बार एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ये पूछा ही जाता है। जल्दी बताइए तो इसका, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप सभी को पता है, बिल्कुल राइट, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और 44-45 मतलब बोले तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 40-45 के बीच में इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कह के पुकारा था? अर्धनग्न फकीर कह के पुकारा था। अब अगर हम बात करते हैं अर्धनग्न फकीर क्यों कहा जाता है, महात्मा गांधी हमेशा एक ही धोती पहन के, जैसे लेडीज लोग पहनती है भाई, एक धोती पहन के और यहाँ पे ऐसे करके लेके चलते थे, इसीलिए इन्हें अर्धनग्न फकीर के नाम से मतलब संबोधित किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जल्दी कमेंट करके बताइए। चंद्रशेखर आजाद, की सुभाष चंद्र बोस, की भगत सिंह, की इनकलाब? चलिए इकबाल। जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई क्या होगा। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं अगले प्रश्न में। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पूछा जा रहा है भगवत गीता, ठीक है, जो हम लोग गीता पाठ करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूल्य सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, कृष्णाय वासुदेवाय हरियाय परमात्मने प्राण तकले सनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह का बहुत सारा मंत्र आपको भगवत गीता में देखने को मिलेगा। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ये पूछा जा रहा है कि भगवत गीता को अंग्रेजी में लिख डाला, अनुवाद कर डाला, मतलब ट्रांसलेट। पहला सर अलेक्जेंडर कनिंगम, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है चार्ल्स विल्कन्स और चौथा है जेम्स प्रिंसअप। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों। चलिए जल्दी बताइए। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है चार्ल्स विल्कन्स।
क्या? चार्ल्स विल्किंस। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस थे। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया। अगर पूछा जाता कब किया तो 1785 में। प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत इसका अनुवाद किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? कौन से ग्रंथ को गांधी जी ने माता का नाम से संबोधित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या रामायण, क्या द न्यू टेस्टामेंट, क्या भगवत गीता, क्या कुरान शरीफ? जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई क्या होगा। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो। हाँ सबका आ रहा है। चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा भगवत गीता। क्या हो जाएगा? भगवत गीता। सोचिए गांधी जी ने भगवत गीता को क्या कहा था? माता। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ। और भगवत गीता क्या है? धार्मिक ग्रंथ। अगर आप संविधान देखिएगा तो उसमें हे राम का भी नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? हमारे पास चार ऑप्शन है, गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या गांधी जी, क्या भगत सिंह, क्या लोकमान्य तिलक, क्या जवाहरलाल नेहरू? चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा लोकमान्य तिलक, जिन्हें बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मूल नाम केशव, मूल नाम क्या था? केशव था। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ठीक है, भारतीय अशांति का जनक। भाई अशांति का जनक से किन्हें जाना जाता है? क्या लाला लाजपत राय, क्या अरविंद घोष, क्या बिपिन चंद्र पॉल, क्या बाल गंगाधर तिलक? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। अशांति का जनक, सोचिए पहली बार आप नाम सुने होंगे शायद। कौन कौन पहली बार नाम सुन रहे हैं वो कमेंट कीजिए। और जी हाँ, आप ये बताइए तो कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों वह है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? क्या खान अब्दुल गफ्फर खां, क्या विनोबा भावे, क्या महात्मा गांधी, क्या उपयोग में से कोई नहीं? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल फिर से आ चुका है आपके सामने। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फर खां, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान देना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बात है राष्ट्रपिता का। अब सोचेगा सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। बाबू क्वेश्चन इजी बुझा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कोई फंस जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन में है, सुभाष चंद्र बोस भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए जल्दी से कमेंट करके किसने दिया था राष्ट्रपिता सबसे पहले? रविन्द्रनाथ टैगोर, ए नंबर। देखिए फंस गया ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं कहा था। अब बोलेगा सर सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। अब बात है कि सर महात्मा किन्होंने कहा था, तो महात्मा किया कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? देखिए यंग इंडिया और हरिजन, ठीक है, हरिजन का संपादक का बात किया जा रहा है, मतलब एक तरह का पत्रिका था ये। बताइए तो।
क्या नेहरू जी, क्या अंबेडकर जी, क्या महात्मा गांधी जी, क्या सुभाष चंद्र बोस? संपादक कौन थे यंग इंडिया और हरिजन का? चलिए, इस प्रश्न का जवाब सबको ही सही सही मार रहे हैं, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, ये जो उपन्यास है नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या मधुसूदन दत्त, क्या दीनबंधु मित्र, की बंकिम चंद्र चटर्जी? चलिए बताइए तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, चलिए जवाब आना शुरू हो गया, बट जवाब गलत है प्यारे मित्र। ये हो जाएगा मधुसूदन दत्त। और जो आपने ऑप्शन नंबर सी कहा है, ऑप्शन नंबर सी भी होता, बट ये दीनबंधु लिखने वाले हैं, जो हिंदी से नील दर्पण के नाम से जिस उपन्यास का नाम हम लोग जानते हैं, उनके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। और मधुसूदन दत्त ने क्या किया था, उनका अंग्रेजी में, मतलब उस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। चलिए, इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको हम बता सकते हैं, ध्यान से देखिए, आपके लिए लेके आए हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है और मधुसूदन दत्त द्वारा अनुवाद किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और चौथा है सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। जल्दी कमेंट करके बताइए तो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चलिए, सभी का जवाब सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले कुछ जानकारी इस प्रश्न का देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह इनकी पुस्तक किससे ली गई है? आनंद मठ से ली गई है। और इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता जिसे कहा जाता है, अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी। ठीक है, वंदे मातरम, किसको किसको वंदे मातरम गीत याद है, जल्दी कमेंट करके बताइए तो, देखना चाहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय गीत याद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है, और ये जो आनंद मठ है इसमें एक विद्रोह के बारे में लिखा गया है, तो कौन सा विद्रोह है? चोर विद्रोह, कि सन्यासी विद्रोह, कि कोल विद्रोह, कि संथाल विद्रोह? जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए, कमेंट आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। चलिए, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास, जिसका नाम क्या था? आनंद मठ, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। देखिए, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। इसका कथानक 1763 से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभिनव भारत के बारे में पूछा जा रहा है, जल्दी कमेंट करके बताइए तो। क्या लाला लाजपत राय, क्या बाल गंगाधर तिलक, क्या विनायक दामोदर सावरकर, क्या बिपिन चंद्र पॉल? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नंबर ए सर, लाला लाजपत राय नहीं होगा बाबू, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। बीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, और कब ये बनाया गया था भाई? 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला वर्ष में 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत परिवर्तित हो गई, गुप्त सभा था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित स्थापित
की गई है। देखिए कहाँ कहाँ, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये